कहानी की शुरुआत में हम अलास्का का एल्सन एयरपोर्ट देखते हैं, जहां ट्रांसपोर्ट प्लेन को टेक ऑफ के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि उस प्लेन में 52 कैदियों को वॉशिंगटन ट्रांसफर किया जा रहा है। उनमें से ज्यादातर कैदी काफी खतरनाक थे, लेकिन उन सब में एक कैदी है जो सबसे ज्यादा खूंखार है, जिसका नाम हेवलॉक है। इसीलिए हेवलॉक को पूरी तरह बांध कर रखा गया था। साथ ही वो काफी सारे गार्ड्स की निगरानी में ट्रांसफर किया जा रहा था। कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन प्लेन के हवा में उड़ान भरते ही हेवलॉक ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने मुंह से एक दांत निकालता है, जिसमें एक छोटा तार का टुकड़ा लगा हुआ था। मतलब वो दांत अपने आप में एक टूल है, जिससे वो खुद को चेन और हथकड़ियों से आजाद करने वाला था। अब जैसे ही वो उस टूल का इस्तेमाल करता, तभी अचानक माल फंक्शन होने की वजह से प्लेन के एक तरफ के विंग में आग लग गई, जिस वजह से प्लेन में बैठे सभी गार्ड्स और कैदी पैनिक हो गए। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम अलास्का के बर्फीले जंगल में सैम नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ कैंपिंग के लिए आया था। तभी दोनों ने देखा कि एक जलता हुआ प्लेन तेजी से नीचे उनकी तरफ गिर रहा है। इसीलिए दोनों वहां से अपनी कार की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी प्लेन के मलबे का एक हिस्सा उनकी कार पर गिर गया और उनकी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। उधर गिरते हुए प्लेन में भी हेवलॉक ने किसी तरह खुद को आजाद कर लिया और एक एक करके सभी गार्ड्स को बुरी तरह पीटने लगा। तभी प्लेन अलास्का के बर्फीले जंगल में क्रैश हो जाता है। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी काफी सारे कैदियों की जान बच गई, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। कहानी में आगे हम अलास्का का फेयरबैंक्स शहर देखते हैं, जहां हम फ्रैंक और उसकी वाइफ सारा को देखते हैं। उनका एक जवान बेटा भी है, जिसका नाम ल्यूक है। फ्रैंक उस रीजन का डिप्टी यूएस मार्शल है, वही सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स है। आगे सारा जंगल में बने एक केबिन हाउस के बारे में बात करती है, जो हाल ही में फ्रैंक ने खरीदा है। सारा उस केबिन हाउस को लॉज बनाने का सोच रही थी, जहाँ टूरिस्ट आराम से रुक सके, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अब फ्रैंक भी बूढ़ा हो रहा था और उसे पता था कि उसके रिटायरमेंट का समय आ रहा है। इसीलिए फ्रैंक सारा की बात से सहमत होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनका घर लॉज की कमाई से ही चल जाएगा। आगे फ्रैंक अपने ऑफिस जाता है, जहां वो अपने कलीग जेन, डॉनी और हद से मिलता है। तब जेन फ्रैंक को बताती है कि उन्हें फायर डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें जंगल में आग लगने की खबर है। ये जानने के बाद फ्रैंक और उसकी टीम चॉपर से सीधा जंगल में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही चॉपर वहां पहुंचा, तब फ्रैंक ने देखा कि वो आग जंगल की नहीं, बल्कि क्रैश हुए प्लेन की है। इसीलिए वो लोग तुरंत वहां उतरते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो। वहां जाने पर उन्हें कुछ सर्वाइवल भी मिलते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रैंक और उसकी टीम उन्हें इवैक्यूएट करने की तैयारी करने लगे, तभी अचानक कुछ कैदी वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं। जवाब में फ्रैंक और उसकी टीम भी उन कैदियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के बीच एक कैदी ने फ्रैंक के कलीग डॉनी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे डॉनी घायल होकर वही गिर गया। तब फ्रैंक और हज उन कैदियों पर फायरिंग करने लगे और किसी तरह डॉनी को उठाकर चॉपर की तरफ बढ़ने लगे। तभी वहां और भी कैदी पहुंच गए। अब कैदी फ्रैंक पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी ग्रेंजर नाम का एक मार्शल जो उसी प्लेन में था, वो फ्रैंक की गन उठाकर उस कैदी को शूट कर देता है। जिसके बाद फ्रैंक और हज डॉनी को वापस चॉपर में ले जाते हैं और चॉपर वहां से निकल जाता है। कहानी में आगे हम वर्जीनिया का CIA हेडक्वार्टर देखते हैं, जहां एक एजेंट अपनी सुपीरियर ब्रैडफोर्ड को प्लेन क्रैश की खबर देता है। तब उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि ये CIA का एक टॉप सीक्रेट मिशन था, जिसमें बिना किसी को पता चले कुछ खूंखार कैदियों को वॉशिंगटन ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन प्लेन क्रैश की खबर सुनने के बाद ब्रैडफोर्ड CIA एजेंट सिडनी को तुरंत बुलाने के ऑर्डर देती है। उस एजेंट और ब्रैडफोर्ड की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि सिडनी को कुछ दिन पहले सस्पेंड किया गया था। आगे हमें ये भी पता चलता है कि सिडनी हेवलॉक को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि उसी ने हेवलॉक को तैयार किया था। कहानी में आगे हम सिडनी को एक बर्थडे पार्टी में देखते हैं, जहां से उसे तुरंत हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। तब ब्रैडफोर्ड सिडनी को वापस ड्यूटी पर रख लेती है और उसे क्रैश हुए प्लेन की इन्वेस्टिगेशन करने का काम देती है। साथ ही उसे फ्रैंक के साथ मिलकर हेवलॉक को ढूंढने भी कहा जाता है। लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि फ्रैंक को हेवलॉक के बारे में कुछ भी पता न चले, क्योंकि ये CIA का एक सीक्रेट मिशन है। वही दूसरी तरफ फ्रैंक सारी पुलिस फोर्स को जमा करता है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि काफी खतरनाक कैदी अब आजाद घूम रहे हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए फ्रैंक अलास्का की बॉर्डर को सील करने के ऑर्डर देता है। साथ ही हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चेक करने कहता है। आगे हम ग्रेंजर नाम के उस मार्शल को देखते हैं, जिसने फ्रैंक की जान बचाई थी। इसीलिए फ्रैंक इलाज के लिए उसे भी अपने साथ लेकर आया था। तब ग्रेंजर फ्रैंक को बताता है कि उस प्लेन में बहुत ही खूंखार कैदी हेवलॉक को ट्रांसफर किया जा रहा था और हो सकता है कि शायद उस प्लेन क्रैश के पीछे हेवलॉक का हाथ हो। वही दूसरी तरफ ल्यूक और उसकी
गर्लफ्रेंड कीरा अपना कॉलेज स्किप करके एक ट्रिप प्लान करते हैं और उसी केबिन हाउस में जाने का सोचते हैं जो ल्यूक के पिता फ्रैंक ने घने जंगल में खरीदा है। बिना सोचे समझे दोनों जंगल में जाने के लिए निकल गए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जंगल में वो खूंखार कैदी छुपे हुए हैं जो प्लेन क्रैश से बचकर भाग निकले। उधर फ्रैंक सभी पुलिस फोर्स को बताता है कि 52 में से लगभग 23 कैदी क्रैश में मारे गए और 11 कैदियों को पुलिस ने वापस पकड़ लिया, लेकिन 18 कैदी अब भी मिसिंग है। फ्रैंक कहता है कि उन 18 कैदियों को रात होने से पहले ढूंढकर पकड़ना होगा, वरना वो लोग किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके भाग सकते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी सिडनी भी फ्रैंक के पास पहुंच गई क्योंकि उसे फ्रैंक के साथ मिलकर काम करना है। सिडनी फ्रैंक को बताती है कि एक सीक्रेट फेडरल मिशन की वजह से प्लेन ने अपना रास्ता बदल दिया था, तो अब उन्हें मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ। ये सुनकर फ्रैंक थोड़ा चौंक गया। अब वो हादसा फ्रैंक के ज्यूरिडिक्शन में हुआ था, इसीलिए फ्रैंक उस सीक्रेट मिशन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन सिडनी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती और मरे हुए कैदियों की जांच करने के लिए वहां से चली गई। अब सिडनी एक डेड बॉडी के पास जाकर उसे चेक करने लगी। तब फ्रैंक वापस उसके पास जाता है और कहता है कि उसे पता है सिडनी वहाँ हेवलॉक नाम के कैदी को ढूंढने आई है जो अब भी जिंदा है और आजाद घूम रहा है। ये सुनकर सिडनी चौंक गई कि फ्रैंक को ग्रेंजर नाम के एक सर्वाइवर ने हेवलॉक के बारे में बता दिया। अब फ्रैंक सिडनी को प्रेशराइज करता है और हेवलॉक के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब सिडनी को फ्रैंक के साथ मिलकर हेवलॉक को ढूंढना था, इसीलिए वो फ्रैंक को हेवलॉक के बारे में बताने तैयार हो गई। सिडनी बताती है कि 3 साल पहले उसी ने हेवलॉक को रिक्रूट किया था और उसका असली नाम लेवी टेलर हेटमैन है। दरअसल हेवलॉक को इसीलिए असाइन किया गया था ताकि वो अमेरिका के दुश्मन को ये दिखा सके कि उसने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ गद्दारी की और सरकार के सीक्रेट चुरा लिए, जिस वजह से अमेरिका के जितने भी गद्दार है वो सीक्रेट को खरीदने हाइडआउट से बाहर आ जाएंगे। तब हेवलॉक उन सबको खुद खत्म कर देगा और इस सीक्रेट मिशन का नाम एटवाटर प्रोटोकॉल रखा गया था। सिडनी बताती है कि उसने खुद पर्सनली हेवलॉक को फाइट करने और सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद हेवलॉक को मिशन में भेज दिया गया। अब 2 साल तक ये ऑपरेशन सक्सेसफुली काम करता रहा और अमेरिका के कई गद्दारों को हेवलॉक ने खत्म भी कर दिया। लेकिन 1 महीने पहले चीजें बिगड़ना शुरू हो गई क्योंकि हेवलॉक ने अपना दल बदल दिया और सच में स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट लेकर भाग गया। मतलब CIA ने जिस खतरनाक हथियार को दूसरों के लिए तैयार किया था वो अब खुद CIA के खिलाफ हो गया। ये सब जानने के बाद फ्रैंक अपनी वाइफ सैरा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और अपने कलीग डॉनी से मिलता है जिसे एक कैदी ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। तब फ्रैंक को शॉक लगा क्योंकि काफी खून बहने की वजह से डॉनी की मौत हो गई। डॉनी की लाश देखकर फ्रैंक कुछ देर के लिए सदमे में चला गया क्योंकि डॉनी उसका एक अच्छा दोस्त भी था। तभी फ्रैंक को अपने बेटे ल्यूक की चिंता होने लगी, इसीलिए वो अपनी दूसरी कलीग जेन को कॉल करके ल्यूक को कॉलेज से पिक करने कहता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में डॉनी की वाइफ भी पहुंच गई। वो बहुत रोती है और फ्रैंक पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड की जान फ्रैंक की लापरवाही की वजह से चली गई। अब फ्रैंक के पास भी कोई शब्द नहीं थे क्योंकि वो खुद भी डॉनी की मौत से टूट चुका था, इसीलिए वो डॉनी की वाइफ को गले लगाकर शांत करता है। कहानी में आगे हम एक आई नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जंगल में एक छोटे से घर में अकेला रहता है, लेकिन एक रात उसकी नजर घर में बैठे एक आदमी पर गई जो कोई और नहीं बल्कि हेवलॉक था। हेवलॉक आई को हॉस्टेज बना लेता है और बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है। इसके बाद उसने अपने कपड़े भी बदल लिए। तभी हेवलॉक को पता चला कि आई ने रेडियो के जरिए अथॉरिटीज को सिग्नल दे दिया। ये देखकर हेवलॉक को आई पर गुस्सा आता है और वो उसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है। वही दूसरी तरफ हम फ्रैंक के बेटे ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड कीरा को देखते हैं। जंगल में बने केबिन हाउस में जाते समय उनकी कार बर्फ में फंस गई थी, इसीलिए वो लोग कार से उतरकर केबिन की तरफ पैदल ही चलने लगे। जैसे तैसे केबिन हाउस में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनका फोन बिल्कुल भी सिग्नल शो नहीं कर रहा। उधर आई का किया गया रेडियो सिग्नल फ्रैंक को मिलता है। तब फ्रैंक ने जल्दी से उस लोकेशन का पता लगाया और तुरंत अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गया। अब अंदर जाने पर उन्हें हेवलॉक तो नहीं मिलता, लेकिन आई जिंदा मिला। तभी पीछे से अचानक हेवलॉक ने उन पर हमला कर दिया और कुछ पुलिस वालों को मार गिराया। अब हेवलॉक आई के घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, इसीलिए हेवलॉक अपनी जान बचाने के लिए आई को हॉस्टेज बना लेता है। तब फ्रैंक कहता है कि हेवलॉक आई को जाने दे और बदले में कोई भी उसे शूट नहीं करेगा। तभी वहाँ सिडनी भी पहुंच गई। वो फ्रैंक से हेवलॉक को शूट करने कहती है, वरना वो आई को मार देगा। अब वहाँ अच्छा खासा टेंशन क्रिएट हो चुका
चुका था। फ्रैंक के समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब सिडनी का ध्यान वहाँ बंधे कुत्तों पर जाता है जो आई के ही थे। सिडनी उनमें से एक कुत्ते की रस्सी काट देती है। तब वो कुत्ता दौड़ कर जाता है और सीधा हेवलॉक पर हमला कर देता है, जिस वजह से आई हेवलॉक के हाथ से छूट गया। वही हेवलॉक को कुत्ते ने कई जगह काट दिया, जिस वजह से हेवलॉक बेहोश हो गया। अब सिडनी हेवलॉक के पास जाकर उसे चेक करती है। तब उसे पता चला कि वो मर चुका है और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हेवलॉक नहीं था। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर वो और कोई है तो फिर असली हेवलॉक कौन है और इस समय कहाँ है। आगे सिडनी और फ्रैंक कमांड सेंटर जाते हैं। तब सिडनी सभी मरे हुए कैदियों की डेड बॉडीज चेक करती है। उसके बाद सिडनी प्लेन क्रैश में मारे गए सभी मार्शल्स के रिकॉर्ड चेक करती है। तब उन्हें पता चलता है कि असली मार्शल ग्रेंजर तो मारा गया है, जिसकी बॉडी क्रैश हुए प्लेन के पास पड़ी थी, लेकिन उसने उस समय कैदियों के कपड़े पहने हुए थे। तब फ्रैंक को समझ में आया कि जिस ग्रेंजर ने उसे हेवलॉक के बारे में बताया था, दरअसल वो ही असली हेवलॉक था और उसने पुलिस को चकमा देने के लिए ग्रेंजर नाम के मार्शल को मार कर उसके कपड़े एक्सचेंज कर लिए। तभी फ्रैंक को याद आया कि हेवलॉक जो ग्रेंजर बनकर उससे मिला था, उसे फ्रैंक ने इलाज के लिए वही हॉस्पिटल भेजा है जहां उसकी वाइफ सारा भी काम करती है और उसकी जान खतरे में है। इसीलिए फ्रैंक तुरंत सारा को कॉल लगाता है कि वो लोग जिसे ग्रेंजर समझकर उसका इलाज कर रहे हैं, असल में वो हेवलॉक है। ये सुनते ही सारा के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय वो हेवलॉक के रूम में ही थी। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो पूरी टीम लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हेवलॉक सारा को लेकर वहां से जा चुका था। ये देखकर फ्रैंक को गुस्सा आता है, साथ ही उसे डर भी लगता है कि कहीं हेवलॉक उसकी वाइफ को मार ना दे। अब फ्रैंक हॉस्पिटल से सीधा हेडक्वार्टर जाने के लिए निकलता है। तभी उसे जेन का कॉल आता है जो बताती है कि ल्यूक उसे कॉलेज में कहीं नहीं मिला, लेकिन जेन को ये भी पता चल गया था कि ल्यूक कॉलेज से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकला है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि दोनों कहाँ गए। ये सुनकर फ्रैंक की परेशानी दो गुना हो गई। वही दूसरी तरफ हेवलॉक अपनी अगली चाल चलता है। वो टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन में जाकर पूरा का पूरा स्टेशन ही उड़ा देता है, जिससे शहर में फोन सर्विस और इंटरनेट एक्सेस बंद हो गए। आगे फ्रैंक जब हेडक्वार्टर पहुंचा तब उसका पार्टनर हज बताता है कि शहर की सारी कम्युनिकेशन लाइन डाउन चल रही है। कुछ देर बाद हेवलॉक रेडियो के जरिए फ्रैंक से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसकी वाइफ सारा अब तक जिंदा है और अगर वो चाहता है कि उसकी वाइफ जिंदा रहे तो उसे वैसा ही करना होगा जैसा हेवलॉक उसे करने को कहे। अगले दिन फ्रैंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और प्लेन क्रैश होने की खबर देता है, जिसमें 52 खतरनाक कैदियों को ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद कुछ कैदी आजाद हो गए। इसीलिए वो पब्लिक को होशियार रहने कहता है। आगे फ्रैंक प्रेस को ये भी बताता है कि हेवलॉक नाम के एक कैदी ने उसकी वाइफ सारा को किडनैप कर लिया। कहानी में आगे हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी कार से एक स्की रिजॉर्ट जा रहे थे। तभी उनकी कार के सामने अचानक हेनरी नाम का एक कैदी आ गया जिसका हाथ मेटल का है। हेनरी काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपना नकली हाथ निकालता है जिसमें काफी सारे पैसे थे। फिर हेनरी उस फैमिली को अपना सारा पैसा ऑफर करता है और बदले में उसे नजदीक के किसी पुलिस स्टेशन ले जाने कहता है। उधर CIA हेडक्वार्टर से ब्रैडफोर्ड सिडनी को कांटेक्ट करती है और बताती है कि भागने से पहले हेवलॉक ने CIA के सर्विस को हैक किया और उसमें से आर्चिव 6 नाम की टॉप सीक्रेट फाइल को चुरा लिया। अब उस फाइल में उन सभी टारगेटेड लोगों की लिस्ट है जिन्हें एटवाटर प्रोटोकॉल के जरिए CIA ने मरवा दिया है। ब्रैडफोर्ड बताती है कि अगर वो फाइल अमेरिका के दुश्मन के हाथ लग गई तो CIA की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी और उन्हें सारे ऑपरेशन तुरंत रोकने होंगे। इसीलिए ब्रैडफोर्ड सिडनी से हेवलॉक को जल्द से जल्द ढूंढने कहता है, इससे पहले कि वो लिस्ट उनके दुश्मनों को मिल जाए। वही फ्रैंक का दिमाग भी काफी खराब हो चुका था, इसीलिए वो सिडनी से गुस्से में पूछता है कि हेवलॉक अलास्का में क्या कर रहा है और उसने फ्रैंक की वाइफ को ही किडनैप क्यों किया। तब सिडनी बताती है कि CIA ने हेवलॉक को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था उसमें वो फेल हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने सिडनी को अलास्का भेजा ताकि वो सारे डैमेज को कंट्रोल कर सके। लेकिन सिडनी फ्रैंक से प्रॉमिस करती है कि वो सारा को किसी भी हालत में सही सलामत वापस लेकर आएगी। आगे फ्रैंक हेडक्वार्टर जाकर नए टीम मेंबर से मिलता है जिसका नाम कोल है। फ्रैंक कोल को हेनरी नाम के कैदी से जानकारी जुटाने कहता है जिसने हाल ही में सरेंडर किया है। तभी जेन वहां आकर फ्रैंक को बताती है कि ल्यूक और कीरा जंगल में बने केबिन हाउस की तरफ जाते हुए देखे गए हैं जिसे कुछ समय पहले फ्रैंक ने खरीदा है। तभी हच फ्रैंक को बताता है कि एक पड़ोसी ने सारा को फ्रैंक के ही घर पर देखा है। तब फ्रैंक जल्दी से अपने घर के बेसमेंट में जाता है जहां उसे कैमरा तो मिल गया था लेकिन उसमें से वीडियो टेप गायब थी। आगे हमें ये भी पता चलता है कि फ्रैंक की एक सीक्रेट सेफ को हेवलॉक ने तोड़ दिया था और उसने फ्रैंक के कुछ हथियार और उसके कपड़े भी चुरा लिए। लेकिन सिडनी ने वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा से एक वीडियो टेप निकाल लिया और उसी में हेवलॉक
हेवलॉक ने सारा की किडनैपिंग का वीडियो बनाया था और साथ ही उसने फ्रैंक के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था जिसमें हेवलॉक कहता है कि वो उसकी वाइफ को छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले फ्रैंक को हेनरी नाम के कैदी को उसके हवाले करना होगा। इसके बाद हेवलॉक वीडियो में फ्रैंक को अगले दिन मिलने का समय और मीटिंग की लोकेशन बताता है। अब फ्रैंक के मन में सवाल उठ रहे थे कि हेवलॉक को हेनरी क्यों चाहिए, इसीलिए वो पुराने रिकॉर्ड की छानबीन करने लगा और तब उसे पता चला कि हेनरी कोई आम कैदी नहीं है। दरअसल हेनरी पहले एक अकाउंटेंट था, उसने काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड किए थे। एक समय ऐसा भी था जब हेनरी ने अपने ही क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिए थे। उन्हीं में से कुछ क्लाइंट्स माफिया के आदमी थे जिन्होंने हेनरी को जिंदा जला दिया था। हेनरी उनके हमले से किसी तरह बच तो गया था, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। इसीलिए कुछ समय बाद फ्रैंक हेनरी के सेल में उससे मिलने जाता है और पूछता है कि उसका हेवलॉक के साथ क्या कनेक्शन है, लेकिन हेनरी उसे कुछ नहीं बताता और उसका मजाक उड़ाने लगा। अब फ्रैंक पहले ही अपनी वाइफ और बेटे की वजह से परेशान था, इसीलिए उसे हेनरी पर गुस्सा आ गया। फ्रैंक उसे मारने ही वाला था कि उसके साथियों ने फ्रैंक को रोक दिया। उधर अगली सुबह ल्यूक और कीरा जब घर वापस जाने के लिए अपनी कार के पास आए, तब उन्होंने देखा कि उनकी कार में एक आदमी बेहोश पड़ा था जो काफी घायल है। इसीलिए ल्यूक और कीरा उस आदमी को खींचकर वापस केबिन हाउस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि उन्होंने अपने लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वही दूसरी तरफ हेवलॉक भी एक केबिन में छुपा हुआ था और उसने सारा को अब भी बांध कर रखा था। आगे हेवलॉक सीधा ब्रैडफोर्ड से कांटेक्ट करता है और उसके फोन पर एक लिंक सेंड करता है। ब्रैडफोर्ड जब उस लिंक पर क्लिक करती है तब वो सीधा एक वेबसाइट पर पहुंच गई जो हेवलॉक ने खुद बनाई थी और उस वेबसाइट पर एक टाइमर चल रहा था। आगे हेवलॉक ब्रैडफोर्ड को कॉल करके बताता है कि अगर उसने हर 72 घंटे के अंदर उस वेबसाइट पर एक सीक्रेट कोड इंटर नहीं किया तो आर्चिव 6 की फाइल अपने आप सीधा पब्लिक मीडिया और CIA के जितने भी दुश्मन है उन सब तक पहुंच जाएगी। ये देखकर ब्रैडफोर्ड पैनिक हो गई और अब उसका बस एक ही मकसद है, हेवलॉक को जल्द से जल्द पकड़ना। ब्रैडफोर्ड से बात करने के बाद हेवलॉक का ध्यान सारा की तरफ जाता है। तब उसने देखा कि सारा खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकली, इसीलिए वो उसे घर में ढूंढने लगा। तभी अचानक सारा पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और हेवलॉक की गन उठा लेती है, लेकिन हेवलॉक सारा को अपनी बातों में उलझाकर उसे बेवकूफ बना देता है और अपनी गन वापस छीन लेता है, जिससे सारा का वहाँ से भागने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। वही CIA हेडक्वार्टर में ब्रैडफोर्ड का सीनियर आर्चिव 6 चोरी होने पर उस पर प्रेशर डालता है और साथ ही सिडनी को इस मिशन पर भेजने के लिए चिल्लाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिडनी पर खुद इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि वो हेवलॉक के साथ रिलेशनशिप में थी और इसीलिए उसे सस्पेंड किया गया था। आगे ब्रैडफोर्ड का सीनियर हेवलॉक को पकड़ने के लिए उसे सिर्फ 2 दिन का समय देता है और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ फ्रैंक फिर एक बार हेनरी से बात करने उसके सेल में जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने अपने और हेवलॉक के कनेक्शन के बारे में नहीं बताया तो वो अपनी अगली ट्रायल तक जिंदा नहीं बचने वाला। ये सुनकर हेनरी सोच में पड़ गया और उसे सब कुछ बताने के लिए मान गया। आगे हेनरी बताता है कि वो हेवलॉक को बिल्कुल नहीं जानता और वो वापस जेल में इसीलिए आया था क्योंकि कोर्ट ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर हेनरी ड्रग लॉर्ड के खिलाफ गवाही देगा तो उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे और उसे रिहा कर दिया जाएगा। ये सुनकर फ्रैंक कंफ्यूज हो गया क्योंकि हेवलॉक और हेनरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी हेवलॉक ने हेनरी को हैंडओवर करने की डिमांड क्यों की। अगले दिन फ्रैंक हेवलॉक की बताई गई जगह पर पहुंच गया और अपने साथ किसी और आदमी को नकली हेनरी बना कर ले गया। तब हेवलॉक उससे कांटेक्ट करता है और उन्हें नॉर्थ की तरफ सीधा चलने को कहता है। कुछ देर घूमने के बाद हेवलॉक बताता है कि उसे हेनरी से कोई मतलब नहीं है। दरअसल हेवलॉक को क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स चाहिए था जिसे FBI कहीं और ट्रांसफर कर रही है। तब फ्रैंक और उसकी टीम जल्दी से उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं जिसमें ब्लैक बॉक्स ले जाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही हेवलॉक ने किसी तरह उस गाड़ी को रोककर उसमें रखे ब्लैक बॉक्स से हार्ड ड्राइव निकाल ली जिसमें क्रैश हुए प्लेन का डेटा था। कुछ देर बाद सिडनी और फ्रैंक वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक हेवलॉक वहां से अपना काम करके जा चुका था और जाने से पहले उसने गाड़ी में बैठे 2 FBI एजेंट को बांध दिया। अब फ्रैंक ने ये सब अपनी वाइफ सेरा को वापस लाने के लिए किया था, लेकिन हेवलॉक ने उसके साथ धोखा किया। इससे फ्रैंक अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और सिडनी पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो फ्रैंक की वाइफ को किसी भी हालत में वापस लेकर आएगी। अब कहानी में आगे हम सैम और उसके बेटे को देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में अलास्का के जंगल में कैंपिंग करने गए थे, लेकिन अब उन्हें बचे हुए कैदियों ने हॉस्टेज बनाकर अपने साथ रख लिया था। कुछ देर बाद जब वो कैदी अपनी बातों में लग गए तब सैम ने मौका देखकर अपने बेटे को वहां से भगा दिया और उसे नदी के पास जाकर नदी का पीछा करने को कहा क्योंकि नदी के आसपास कोई न कोई टाउन जरूर होता है। वही दूसरी तरफ हम फ्रैंक के सुपीरियर को देखते हैं जिसका नाम क्लिंट है। क्लिंट फ्रैंक के बेटे ल्यूक और कीरा को ढूंढने उसके
केबिन हाउस के पास जाता है और वहाँ से फ्रैंक को बताता है कि ल्यूक और कीरा अब भी उस घर में है। ये सुनकर फ्रैंक को थोड़ी राहत मिली। आगे फ्रैंक उस गाड़ी को एक बार फिर चेक करता है जिसमें FBI के लोग प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ट्रांसफर कर रहे थे। तब उस गाड़ी में फ्रैंक को एक छोटा बॉक्स मिला जो हेवलॉक ने फ्रैंक के लिए छोड़ा था। लेकिन यहाँ से सीन सीधा 3 लोगों पर शिफ्ट होता है जो रात के अंधेरे में नदी किनारे फिशिंग करने जंगल में आए थे। तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो लोग चेक करने नदी के पास जाते हैं। तब उन्हें वहाँ वही बच्चा मिलता है जो कैदियों से बचकर भागा था। वो बच्चा बेहोश पड़ा था और उसके आसपास भूखे भेड़िए घूम रहे थे। भेड़िए उस बच्चे को खाने ही वाले थे। तभी उनमें से एक आदमी ने गन शॉट फायर किया जिससे वो भेड़िए वहाँ से भाग गए और उस बच्चे को बचा लिया गया। उधर क्लिंट केबिन हाउस के बाहर से ल्यूक को आवाज लगाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसीलिए क्लिंट अंदर चला गया क्योंकि उसे लग रहा था शायद ल्यूक अंदर सो रहा है। लेकिन अंदर जाने के बाद क्लिंट के पीछे से वही आदमी हमला कर देता है जिसे ल्यूक और कीरा ने बचाया था। अब उस आदमी और क्लिंट की आवाज सुनकर ल्यूक भी जाग गया, लेकिन तब तक उस आदमी ने क्लिंट को ठिकाने लगा दिया था। वही दूसरी तरफ फ्रैंक को जो बॉक्स मिला था उसमें उसकी वाइफ सारा की कार की चाबी थी। ये देखकर फ्रैंक अपनी टीम से जंगल को सर्च करने कहता है क्योंकि वो समझ गया था कि हेवलॉक उस कार के आसपास के एरिया में है। काफी समय ढूंढने के बाद उन्हें एक ब्रिज के पास टायर के निशान मिले। तब उन्होंने उस निशान का पीछा किया और घने जंगल में उन्हें सारा की कार मिल गई, लेकिन वहाँ सारा नहीं थी। ये देखकर फ्रैंक फ्रस्ट्रेट हो गया, इसीलिए वो हज को एडिशनल बैकअप बुलाने कहता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हेवलॉक को पकड़ना चाहता है। अगले दिन कमांड पोस्ट पर जेन फ्रैंक से मिलकर उसे बच्चे के बारे में बताती है जिसे एक रात पहले जंगल में 3 आदमियों ने भेड़ियों से बचाया था। तब फ्रैंक तुरंत उस बच्चे से मिलने जाता है जो काफी डरा हुआ और थका हुआ था। तब फ्रैंक बच्चे को कुछ खाने को देता है और उससे पूछता है कि वो इतनी रात में जंगल में कैसे पहुंचा। तब बच्चे ने बताया कि कैदियों ने उसे और उसके पिता को हॉस्टेज बना लिया था। जिसके बाद फ्रैंक बच्चे को कुछ कैदियों की फोटो दिखाता है। तब बच्चे ने एक कैदी की फोटो की तरफ उंगली दिखाते हुए बताया कि उस कैदी ने ही उसके पिता को पकड़ रखा है। बच्चे ने ये भी बताया कि वो कैदी अकेला नहीं बल्कि उसके साथ और भी लोग हैं। वही दूसरी तरफ जंगल में जिन कैदियों ने सैम को पकड़ रखा था वो छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब चलते हुए वो सीधा हेवलॉक तक पहुंच गए और हेवलॉक को FBI का एजेंट समझने लगे क्योंकि हेवलॉक के पास गन थी और उसके बैग में दूरबीन भी रखा था। इसीलिए उन्होंने हेवलॉक को भी बंदी बना लिया। लेकिन सारा ने कहा कि ये हेवलॉक के अलावा अब भी कोई नहीं जानता। तभी अर्जेंटिनो नाम के कैदी का ध्यान वहीं से गुजर रहे एक टूरिस्ट ट्रक पर जाता है, जिसके बाद वो सभी ट्रक की तरफ उसे हाईजैक करने के लिए बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो लोग ट्रक के पास गए तब एक टूरिस्ट ने उनकी फोटो क्लिक कर ली। पास आते ही ट्रक ड्राइवर समझ गया कि वो लोग भागे हुए कैदी है, इसीलिए वो ट्रक को वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक वो सभी वहां पहुंचकर सारे टूरिस्ट को हॉस्टेज बना लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक टूरिस्ट किसी तरह कमांड सेंटर को रिपोर्ट करने में कामयाब हो गया। साथ ही उस टूरिस्ट ने कमांड सेंटर पर उन कैदियों की क्लिक की हुई फोटो भी सेंड कर दी। अब उन फोटोज में सैम और हेवलॉक दोनों ही नजर आ रहे थे। तो फ्रैंक तुरंत अपनी टीम को उस ट्रक के वाईफाई सिग्नल को ट्रैक करने के ऑर्डर देता है। वही दूसरी तरफ ल्यूक और कीरा अब भी केबिन हाउस में उस कैदी के साथ थे, लेकिन उस कैदी को याद नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। तब ल्यूक उससे बात करता है और उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है। वही कीरा आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने बाहर गई। तब उसे क्लिंट की गाड़ी दिखाई दी। आगे कीरा क्लिंट की गाड़ी को चेक करती है जिसमें उसे एक फाइल मिली। उस फाइल में उन सभी भागे हुए कैदियों की डिटेल थी, जिसमें उस आदमी की डिटेल भी थी जो इस समय उनके साथ केबिन हाउस में है और उसका नाम रोमेरो है। वही दूसरी तरफ हज फ्रैंक के पास आता है और बताता है कि उन्हें सारा की लोकेशन मिल गई। तब बिना किसी देरी के फ्रैंक अपनी टीम लेकर उस वेयर हाउस में पहुंच गया जो जंगल के बीचों बीच है। कुछ देर ढूंढने के बाद फ्रैंक को सारा मिल गई, लेकिन वो खाना न मिलने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी। अपनी वाइफ को जिंदा देखकर फ्रैंक चैन की सांस लेता है। तब सारा ल्यूक के बारे में पूछती है, जिस पर फ्रैंक ने बताया कि ल्यूक और कीरा उनके केबिन हाउस में सेफ है। उधर फ्रैंक की दूसरी टीम टूरिस्ट ट्रक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि कैदियों ने सभी को हॉस्टेज बना लिया था। इसीलिए कैदियों को पता चल गया कि पुलिस उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब उन्हें लगने लगा कि हेवलॉक सच में FBI एजेंट है और उसी ने पुलिस को उनकी लोकेशन शेयर की, क्योंकि जब से वो लोग ट्रक के अंदर गए हेवलॉक तब से अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। इसीलिए सभी कैदी हेवलॉक को उल्टा सीधा बोलने लगे, जिससे हेवलॉक गुस्से में आ गया। अब हेवलॉक पहले से एक ट्रेन CIA एजेंट है और उसे हर सिचुएशन में लड़ना सिखाया गया था। इसीलिए हेवलॉक अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और एक एक करके सभी कैदियों को पीटता है।
कहानी में आगे हम देखते हैं सिडनी को ब्रैडफोर्ड का कॉल आता है जो बताती है कि हेवलॉक के भागने से पहले सिडनी को किसी अननोन नंबर से कॉल आया था और ये बात सीआईए को पता चल गई। इसीलिए ब्रैडफोर्ड सिडनी को इंट्रोगेशन के लिए सीआईए के हेडक्वार्टर बुलाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिडनी ने ही RQ-6 की इंफॉर्मेशन हेवलॉक को दी है, लेकिन सिडनी ने वापस आने से मना कर दिया। सिडनी कहती है कि उसे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हेवलॉक को पकड़ना जरूरी है, इसीलिए वो हेवलॉक को पकड़े बिना वापस नहीं आएगी। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चला कि सिडनी और हेवलॉक सीआईए के एजेंट नहीं थे बल्कि वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हेवलॉक फ्रैंक को कॉल करता है और उससे एक डिमांड करता है कि उसे सिडनी का हाईली डिजिटल आर्चीव का एक्सेस चाहिए। हेवलॉक बताता है कि उस आर्चीव में उन सभी लोगों की जानकारी है जिन्हें अब तक सीआईए ने रिक्रूट किया है, लेकिन अगर उस आर्चीव का एक्सेस हेवलॉक को मिल गया तब कई लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए सिडनी ने अपना एक्सेस कोड हेवलॉक को देने से मना कर दिया। तब हेवलॉक ट्रक में बैठे एक कैदी के पैर में गोली मार देता है। अब गन शॉट और चिल्लाने की आवाज सुनकर फ्रैंक पैनिक हो गया। हेवलॉक कहता है कि अगर उसे कोड नहीं दिया गया तो वो एक एक करके सारे कैदियों को जान से मार देगा, जिसके बाद हेवलॉक 10 तक गिनना शुरू करता है। अब फ्रैंक नहीं चाहता था कि हेवलॉक और लोगों का खून बहाए, इसीलिए वो सिडनी को हेवलॉक की बात मानने के लिए फोर्स करने लगा। अब सिडनी के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हेवलॉक को कोड दे देती है। वही दूसरी तरफ कीरा ल्यूक को क्लिंट की गाड़ी से मिली फाइल दिखाती है जिसमें रोमिरो की डिटेल है। ये जानने के बाद कि उनके साथ जो आदमी है वो एक भागा हुआ कैदी है, वो दोनों घबरा गए। इसीलिए ल्यूक अपना दिमाग चलाता है और फैसला करता है कि वो दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद दोनों रोमिरो को ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने बाहर जा रहे हैं, लेकिन रोमिरो ने पहले ही भाप लिया था कि वो दोनों भागने की कोशिश करेंगे। इसीलिए रोमिरो उन्हें वही रुकने कहता है क्योंकि उसने उनकी कार की चाबी भी पहले ही निकाल ली थी। जिसके बाद रोमिरो क्लिंट से छिपाई हुई गन निकालता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत कदम उठाया तो वो उन्हें जान से मार देगा। आगे रोमिरो ल्यूक को क्लिंट की वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करने कहता है। जिसके बाद ल्यूक अपने पिता फ्रैंक को बताता है कि वो और कीरा क्लिंट के साथ कैबिन हाउस में सेफ है और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रैंक और सेरा भी टेंशन फ्री हो गए। ये सारी चीजें होने के बाद फ्रैंक आखिर में सिडनी से मिलता है। तब सिडनी फ्रैंक को पूरी सच्चाई बताती है कि उसके पिता जो सीआईए के एजेंट थे उन्होंने हेवलॉक नाम के प्रोग्राम को क्रिएट किया था, लेकिन लाइन ऑफ ड्यूटी पर उनकी मौत हो गई। जिसके बाद सिडनी ने लिवी नाम के बंदे को हायर किया और उसे फुल्ली ट्रेन करने के बाद हेवलॉक नाम दिया। सिडनी बताती है कि हेवलॉक को पकड़ने से सिर्फ उसकी बेगुनाही साबित नहीं होगी बल्कि उसके पिता का नाम भी खराब होने से बच जाएगा। सारी सच्चाई जानने के बाद फ्रैंक भी अपनी बेटी रूबी की कहानी बताता है कि कैसे उसके खतरनाक ड्यूटी की वजह से उसने अपनी बेटी को खो दिया। अब दोनों ही अपनी अपनी कहानी बताते हैं जिस वजह से दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि अब वो दोनों मिलकर हर हाल में हेवलॉक को पकड़ेंगे। जिसके बाद दोनों नया प्लान बनाते हैं और एक चॉपर में बैठकर सीधा हेवलॉक के करंट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। हेवलॉक के ट्रक के पास जाने के बाद फ्रैंक उसका सामना करता है और उसे वार्निंग देता है कि हेवलॉक के भागने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। तब हेवलॉक फ्रैंक के साथ निगोशिएशन करने मान गया और उसे ट्रक में आने की परमिशन भी दे दी। अंदर जाने के बाद फ्रैंक ने सबसे पहले सैम को छोड़ने को कहा, जिसके बाद सैम ट्रक से उतरकर भाग गया। अब हेवलॉक ने जिस ट्रक को हाईजैक किया था वो डबल बॉगी का था, जिसमें से एक बॉगी में टूरिस्ट थे और दूसरी बॉगी में हेवलॉक और कैदी थे। आगे हेवलॉक कहता है कि उसे फ्रैंक का सीक्रेट पता है जो उसने अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखा है। उधर सिडनी चुपके से टूरिस्ट वाली बॉगी को हेवलॉक की बॉगी से अलग कर देती है और उस बॉगी को चॉपर से खींचकर हवा में लटका देती है, जिसमें से एक एक करके सभी कैदी गिरने लगे। तभी फ्रैंक की बाकी टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने सभी कैदियों को पकड़ लिया और सारे हॉस्टेजेस को आजाद कर दिया। लेकिन हेवलॉक और फ्रैंक अब भी उस बॉगी में थे जो चॉपर से हवा में लटकी है। कुछ देर बाद चॉपर ट्रक को नीचे उतारता है ताकि सिडनी हेवलॉक को पकड़ सके, लेकिन तभी हेवलॉक ड्राइविंग सीट पर बैठकर चॉपर से बंधे होने के बाद भी ट्रक को स्पीड से भगाता है, जिससे ट्रक खाई में जाकर लटक गया। अब सिडनी ट्रक के ऊपर जाकर हेवलॉक को जिंदा पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो हेवलॉक को शूट नहीं करती, लेकिन तभी हेवलॉक ट्रक का दरवाजा तोड़कर खाई में कूद जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रैंक को खाई में लटके ट्रक से बचा लिया गया था और फ्रैंक भी काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि हेवलॉक खाई में गिरकर मर गया होगा। कुछ समय बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने घर के बेसमेंट में जाता है और लकड़े का एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक गन के साथ एक नोट भी था जिस पर आवर सीक्रेट लिखा था। आगे फ्रैंक सारे केओस निपटाने के बाद एक बार में शांति से ड्रिंक करने गया और सिडनी को वहां देखकर चौंक गया। फ्रैंक सिडनी को एक पेन ड्राइव देता है और बताता है कि जब हेवलॉक ने सारा को हॉस्टेज बनाया था तब उसने हेवलॉक के
प्रिंटर से वो पेन ड्राइव चुरा ली थी। फ्रैंक बताता है कि हेवलॉक ने जो कुछ भी प्लान कर रखा है वो शायद उस पेन ड्राइव में होगा, लेकिन फ्रैंक को एक बात पता थी कि हेवलॉक इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। इसीलिए फ्रैंक ने ठान लिया था कि वो हर हाल में हेवलॉक को ढूंढ कर रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से फ्रैंक की फैमिली को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तब सिडनी फ्रैंक के सामने एक सबसे बड़ा राज खोलती है कि हेवलॉक सिर्फ उनका दुश्मन ही नहीं बल्कि वो सिडनी का हस्बैंड भी है। दरअसल सिडनी और हेवलॉक एक मिशन को पूरा करने प्राग गए थे, जहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। ये सुनकर फ्रैंक के होश उड़ गए और सीन यहीं पर कट हो गया। कहानी में आगे हम दो फीमेल कैदियों को देखते हैं जिनके नाम किटी और विवियान है। दोनों प्लेन क्रैश से तो बच गए थे, लेकिन किटी का पैर भालू पकड़ने के ट्रैप में बुरी तरह फंस गया। इसीलिए किटी विवियान को पास ही के टाउन से मदद बुलाने कहती है। अगले सीन में हम जंगल में बना एक कैबिन देखते हैं जहाँ एक औरत फोन पर बात कर रही थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी, इसीलिए वो अपनी राइफल लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उस औरत ने देखा कि उसकी राइफल अपनी जगह से गायब थी। तभी हम विवियान को देखते हैं जो वही राइफल उस औरत पर तान देती है, जिसके बाद उस औरत को किटी की मदद करने के लिए फोर्स किया जाता है। अब उस औरत ने किसी तरह किटी का पैर भालू के ट्रैप से निकाल लिया, जिसके बाद किटी ने उस औरत के सिर पर मार कर उसे बेहोश कर दिया। जिसके बाद किटी और विवियान मिलकर उस औरत को खींचते हुए उसके कैबिन में लेकर गए। कैबिन में जाने के बाद दोनों ने उस औरत के कपड़े पहन लिए, लेकिन तभी उस औरत को होश आ गया। उधर कपड़े बदलने के बाद विवियान विंडो से बाहर उस औरत की कार को देखती है और शॉक रह जाती है, क्योंकि वो औरत एक पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम रूथ है। रूथ भी धीरे धीरे होश में आ गई, लेकिन तभी किटी ने एक प्लास्टिक बैग ऑफिसर रूथ के मुंह पर लपेट दिया और रूथ की दम घुटने से मौत हो गई। उधर फ्रैंक और उसकी टीम मिलकर खाई के निचले हिस्से में जाते हैं और हेवलॉक को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी हेवलॉक की डेड बॉडी नजर नहीं आती। इसका मतलब हेवलॉक अब भी जिंदा है। कुछ देर बाद हज फ्रैंक को बताता है कि कुछ समय पहले FBI एजेंट रूथ काम पर नहीं आ रही थी और जब उसके घर जाकर चेक किया गया तब घर पर उसकी डेड बॉडी मिली। इसीलिए फ्रैंक और सिडनी तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच गए, लेकिन FBI एजेंट रूथ के घर से उन्हें कोई भी लीड नहीं मिलती। इसीलिए फ्रैंक वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल कैमरा चेक करता है जो जंगल के कुछ एरिया में लगाया गया था। तब उन्हें एक फुटेज मिली जिसमें दोनों फीमेल कैदी किटी और विवियान दिखाई दिए, लेकिन रूथ के घर पर फ्रैंक को एक स्वेटर मिला जो कभी वो खुद इस्तेमाल करता था। ये देखकर फ्रैंक चौंक गया, लेकिन कुछ समय पहले हेवलॉक ने फ्रैंक के घर से वो स्वेटर चुरा लिया था। इसका मतलब हेवलॉक किटी और विवियान से मिला होगा। वही दूसरी तरफ किटी और विवियान एक चुराई हुई कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जब उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को रेस्टोरेंट में आते हुए देखा तब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किटी उठकर रेस्टोरेंट के बाथरूम में चली गई और विवियान रोने का नाटक करने लगी ताकि वो पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में उलझा सके। लेकिन जैसे ही ऑफिसर उनके टेबल के पास गया तब उसने टेबल के उस हिस्से पर खून लगा देखा जहाँ कुछ समय पहले किटी बैठी थी। इसीलिए वो भागते हुए तुरंत वॉशरूम की तरफ गया। तब उसने देखा कि किटी पहले ही वॉशरूम के पिछले दरवाजे से निकलकर भाग गई। वही वापस आने पर विवियान भी वहाँ से भाग चुकी थी और इस तरह दोनों एक बार फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले। वही दूसरी तरफ फ्रैंक और सिडनी हेवलॉक की पेन ड्राइव को एक्सेस करते हैं। तब उन्हें पता चला कि हेवलॉक ने पैसों के 4 बड़े अमाउंट रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और ये सब उसने सारा को किडनैप करने के बाद किया। अगले सीन में हम 2 रेसिडेंट को देखते हैं जो एरिया को सर्च करने में पुलिस की मदद कर रहे थे। रात होने पर जब वो दोनों आदमी रेस्ट करने लगे तब एक अनजान आदमी उनके पास आता है जो कोई और नहीं बल्कि हेवलॉक था। हेवलॉक खुद को शिकारी बताता है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों आदमी घर जाने की तैयारी करते हैं। तब हेवलॉक भी उनके साथ उनके घर चलने कहता है और ऐसा दिखाता है कि उसे अपनी वाइफ को अर्जेंट कॉल करना है। लेकिन जैसे ही हेवलॉक उनके घर पहुंचा तब तुरंत उसने दोनों आदमियों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया, जिसके बाद हेवलॉक अपनी अगली चाल चलता है। वही दूसरी तरफ जब फ्रैंक और सिडनी उस रेस्टोरेंट में छानबीन करने जाते हैं जहाँ किटी और विवियान आखिरी बार देखे गए थे, तब फ्रैंक को वहाँ से फोन बुक से फटा हुआ एक पेज मिला। उस पेज को अच्छी तरह एनालाइज करने पर उन्हें ओरियो एक्सक्यूजन नाम की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मिला जो छोटे चार्टर्ड प्लेन की कंपनी है, जिससे फ्रैंक और सिडनी को किटी और विवियान का पूरा प्लान पता चल गया कि वो लोग कनाडा भागने की कोशिश में है। इसीलिए फ्रैंक और उसकी टीम तुरंत उस कंपनी के ऑफिस में
जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि किटी और विवियान वहां से जा चुके थे और उन्होंने प्लेन के पायलट को उन्हीं के ऑफिस में बांध दिया था। तब पायलट बताता है कि किटी नाम की कैदी काफी क्रूर है क्योंकि उसने पायलट के को ऑपरेटर को ना कहने पर उसके हाथ को धारदार चीज से जख्मी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने किसी स्लेड नाम के आदमी के अकाउंट में काफी सारा पैसा ट्रांसफर किया क्योंकि स्लेड उनके प्लेन के लिए फ्यूल प्रोवाइड करने वाला है। तभी सिडनी को मार्क नाम के एक CIA एजेंट का कॉल आता है जो हेवलॉक और उसके आगे के प्लेन की जानकारी देता है। मार्क बताता है कि प्लेन क्रैश होने से ठीक एक दिन पहले एक आदमी फेक पासपोर्ट लेकर रशिया से अलास्का में इंटर हुआ था और पासपोर्ट में उसका नाम विन सैंटियागो था और उस आदमी के पास एक कुरियर था जिसमें एक हार्ड ड्राइव है और उस हार्ड ड्राइव में आर्चूस-6 फाइल है। मार्क बताता है कि हेवलॉक ने डिजिटली डेटा चोरी नहीं किया बल्कि उसने आर्मेन जेडेंको नाम के एक रशियन हैकर को हायर किया था, लेकिन अब वो कुरियर अलास्का के फेयरबैंक शहर में है जो कुछ दिनों में हेवलॉक तक पहुंच जाएगा। मार्क आगे बताता है कि प्लेन क्रैश करवाना एक सोची समझी साजिश थी ताकि हेवलॉक जेल से भाग सके, जिसके बाद वो कुरियर उस तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन तभी फ्रैंक की टीम को विवियान की सही लोकेशन पता चल गई, जिसके बाद तुरंत ही उसे पकड़ लिया गया। इंट्रोगेशन के दौरान विवियान फ्रैंक को एक ऑफर देती है कि वो किटी के सारे प्लान और उसकी सही लोकेशन बता देगी, लेकिन बदले में विवियान को रिहा करना होगा और उस पर से सारे चार्जेस हटाने होंगे। अब उन्हें किटी को भी पकड़ना था, इसीलिए वो लोग विवियान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब विवियान से मिली जानकारी के बाद फ्रैंक और सिडनी सीधा एयरबेस पर गए और किटी के प्लेन का पीछा करने लगे, जिसके बाद उस प्लेन को रोक दिया गया। फिर किटी भी प्लेन से बाहर आ गई, लेकिन किटी ने जेल जाने की बजाय खुद को खत्म करने का फैसला किया। अब वो पहले से घायल थी और उसने इलाज करवाने से भी मना कर दिया था, इसीलिए कुछ देर बाद किटी पुलिस के सामने ही गिरकर मर गई। अगले दिन हम फ्रैंक और सिडनी को बात करते हुए देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि विवियान हेवलॉक और किटी के बारे में अब भी उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो लोग एक बार फिर विवियान के पास जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उसे रिहा किया जा रहा है। तब रिहा होने की खुशी में विवियान बता देती है कि किटी ने $4.2 मिलियन कहाँ छुपा कर रखे हैं। विवियान आगे ये भी बता देती है कि वो लोग जंगल में हेवलॉक से मिले थे। तब हेवलॉक ने विवियान को एक स्वेटर दिया था और कहा था कि वो फेयरबैंक अपना अधूरा काम पूरा करने जा रहा है। कहानी में आगे हम सारा को हॉस्पिटल में देखते हैं। उस दिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या अचानक बढ़ गई, जिस वजह से सारा पैनिक होने लगी। तब उसके सुपरवाइजर ने सारा को घर जाकर आराम करने की सलाह दी। अब घर जाने की बजाय सारा ने सोचा कि वो अपने बेटे ल्यूक के पास जाएगी। तभी हॉस्पिटल से निकलते समय सारा को याद आया कि हेवलॉक ने उसकी कार चुरा ली थी, इसीलिए सारा का सुपरवाइजर कहता है कि वो उसे ल्यूक के पास लेकर जाएगा। अब दोनों जंगल में बने केबिन हाउस की तरफ निकल गए क्योंकि ल्यूक और कीरा अब भी वही है, लेकिन सारा को अब तक नहीं पता कि ल्यूक किस परेशानी में फंसा हुआ है। रास्ते में सारा फ्रैंक को कॉल करके बताती है कि वो ल्यूक को लेने केबिन हाउस जा रही है क्योंकि ल्यूक अब तक घर नहीं आया है। तो फ्रैंक कहता है कि वो अपने ऑफिसर्स को उसके साथ भेजेगा, लेकिन सारा ने ऐसा करने से मना कर दिया और बताया कि उसका सुपरवाइजर उसके साथ है, इसीलिए फ्रैंक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर फ्रैंक को थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि सारा का सुपरवाइजर कभी उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन सारा गुस्से में कहती है कि वो सब काफी समय पहले बीत चुका है और अब उसका पास से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ही सारा केबिन हाउस के पास पहुंची तब उसे ल्यूक की कार मिली जिसमें काफी सारा खून लगा हुआ था। ये देखकर सारा घबरा गई और सीधा घर के अंदर चली गई, लेकिन ल्यूक और कीरा उसे कहीं नहीं मिलते और छानबीन करते समय उसे क्लिंट की डेड बॉडी मिल गई जिसे फ्रैंक ने ल्यूक को पिक करने के लिए भेजा था। उसकी डेड बॉडी देखकर सारा और भी ज्यादा पैनिक हो गई। तब सारा समझ गई कि उसका बेटा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया। वही दूसरी तरफ रात होते ही हम ल्यूक, कीरा और रोमेरो को कार में देखते हैं। रोमेरो जबरदस्ती ल्यूक से कार ड्राइव करवा रहा था। वो कार क्लिंट की थी। रास्ते में रोमेरो का ध्यान हटते ही ल्यूक ने अपनी चालाकी दिखाई और अपना सीट बेल्ट लगा दिया क्योंकि वो कार का एक्सीडेंट करने वाला था। उसे लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से रोमेरो मारा जाएगा। वही कीरा भी ल्यूक का प्लान समझ गई थी। तभी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट होता है। अगली सुबह हम देखते हैं ल्यूक और कीरा जिंदा थे, लेकिन रोमेरो वहाँ से गायब था। तब ल्यूक कीरा को वहाँ से भागकर जल्दी से मदद लाने कहता है। तब तक वो रोमेरो को ढूंढकर उसे उलझाने की कोशिश करेगा और यहीं पर पहला सीजन भी खत्म होता है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज का अगला सीजन अभी तक नहीं आया है। जैसे ही इसका दूसरा सीजन आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग कहानियों के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।